अभी आज हमारा दिनचर्या का जो टॉपिक है उसमें हमने जो आयुर्वेद में बताया गया है वो 3 जगह में उसमें फोकस किया गया है, दैट इज ओरल हाइजीन, मतलब हमारे मुंह के स्वास्थ्य के बारे में। इसे हमें तीन भागों में विभाजित किया गया है कि हमारा मुंह का स्वास्थ्य है, हमारे पूरे शरीर का स्वास्थ्य है, और हमारे आचरण कैसा होना चाहिए, हमारा जो कंडक्ट है दूसरों को लेकर, या हमारा पूरे दिन में स्वभाव, हमारे आचरण जो कहते हैं, हमारा कंडक्ट लोगों से या हमारी बॉडी के प्रति, हमारे खाने के प्रति, वो सब कैसा होना चाहिए। इन 3 भागों में आयुर्वेद में दिनचर्या को डिवाइड किया गया है। इसमें हम लोग एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि दिनचर्या में कैसा होना चाहिए, एक एक करके। ये सब क्रम में है कि हमें इस क्रम में ही हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, जैसे सुबह उठने से लेके हमें क्या करना है और इवनिंग तक, शाम तक हमें वो सबको कैसे पूरा करना है। जैसे सबसे पहले है हमारा उठने का समय, उसके बाद है जल ग्रहण करना, उषापान, दैट इज, उसके बाद है हमें मल मूत्र की हमारी क्रिया, जो वेग धारण नहीं करना चाहिए। फिर हमारा दहन, जिसे हम लोग ब्रशिंग कहते हैं। उसके बाद टंग क्लीनिंग, जीवा निलेखन, जैसे टंग स्क्रैपिंग, टांग को, हमारी टंग को साफ करना, हमारी जीभ को साफ करना। उसके बाद है मुख प्रक्षालन, मुंह को धोना। इसमें भी बताया गया है कि कौन से ऋतु में कैसा जल हमें ग्रहण करना चाहिए। हम लोग को उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो अभी मैं बात कर रही हूँ, इन सब में हम लोग विस्तार से हमारे लास्ट वीक के चर्चा में इस पे हम लोग विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। फिर भी जो लोग हमारे साथ इस बार नए जुड़ रहे हैं, उनके लिए कुछ भी प्रश्न होगा वो कभी भी पूछ सकते हैं। तो मुंह धोने के बाद अंजन है, जो आंख में काजल लगाना है, उसका क्या बेनिफिट है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो बताई गई। उसके बाद है नस्य, जिसमें हम कहते हैं कि नाक में तेल लगाना, तेल डालना या तेल लगाना, उसका जो इम्पोर्टेंस बताया गया है वो। उसके बाद गंडूश, मुंह में जल या कोई भी तेल या मेडिकेटेड कोई भी हमारी औषधि से बना हुआ जल, उसको मुंह में रखना, उसका प्रावधान बताया गया है। उसके बाद है धूमपान, धूम लेना, तब जड़ी बूटियों से बना हुआ हमारा धुआं, उसको ग्रहण करना, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है वो भी आयुर्वेद में अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। उसके बाद है तांबुल सेवन, जिसे हम कहते हैं कि पान के पत्तों को चबाना, उससे हमारे मुंह के स्वास्थ्य में कैसे हमें लाभ होता है, ये सब आयुर्वेद में बताया गया है। तो यहाँ तक का हमने अपने पिछले स्वास्थ्य चर्चा में डिस्कस किया गया है। आगे अभ्यंग, जिसे हम कहते हैं कि मसाज, पूरी बॉडी का अभ्यंग। यहाँ हम लोग आज डिटेल में इसको एक देखने वाले हैं, इसके जो बेनिफिट्स हैं, इसकी जो करने के फायदे हैं शरीर में, और किससे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, ये सब हम लोग आज अभ्यंग से लेके आगे तक सारा डिस्कस करने वाले हैं। अभ्यंग के बाद आता है व्यायाम, जिसे हम कहते हैं कि एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंस बताया गया है। तो हम लोग जानते भी हैं, पर आयुर्वेद की दृष्टि से इसे क्या, इसको इम्पोर्टेंस दी गई है, उसको हम लोग एक बार आज देखेंगे। उसके बाद है उद्वर्तन। उद्वर्तन कहते हैं हम लोग पाउडर मसाज को, जिसे आप एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग कह सकते हैं कि हम बात करते हैं ना स्क्रबिंग की, बॉडी स्क्रब, स्किन की स्क्रबिंग, ये सब उद्वर्तन में आता है। हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं डिटेल। उसके बाद है स्नान, बादिंग थेरेपी, वो कैसी होनी चाहिए, किस ऋतु में हमें कैसे करना चाहिए, और उसके क्या स्वास्थ्य पे हमारे क्या अच्छा प्रभाव पड़ता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद है आलेपन, दैट इज शरीर में लेप लगाना, कैसे लेप हमें लगाने चाहिए, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, वो है। उसके बाद वस्त्र धारण, दैट इज हमारे क्लोथिंग, कपड़े कैसे होना चाहिए, सीजन को लेके हमारे कपड़े कैसे होना चाहिए, कैसे आयुर्वेद में उसे इम्पोर्टेंस दी गई है। उसके बाद लास्ट में आता है सदवृत, जैसे कि गुड कंडक्ट हमने जैसे पहले देखा, सदवृत। ये सदवृत में एक बहुत इसमें
इम्पॉर्टेंट पार्ट माना गया है दिनचर्या का। और अगर हम लोग आजकल के हमारे लाइफस्टाइल और रूटीन को देखें तो सद्वृत का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आजकल कुछ बीमारी हमारे शरीर से लेके हैं, बट मेंटल बिहेवियर को लेके, हमारे माइंड को लेके बहुत ज़्यादा बीमारी हो रही है। स्पेशली अभी आजकल जो कोरोना का एक टाइम चल रहा है, जो पेंडेमिक हमारा, जिसे हम लोग सारी दुनिया जूझ रही है, उसमें मानसिक हमारे उस पर क्या इफेक्ट आता है, उसको लेके ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग इसको डिटेल में आज डिस्कस करेंगे कि हमें लोगों के प्रति हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमारे शरीर के प्रति हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। जहाँ शरीर के प्रति आता है उसमें मेंटल हेल्थ आती है, सेल्फ मेंटल हेल्थ। हमें अपने माइंड को अच्छा रखने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में इसे क्या इंपॉर्टेंस दी गई है। ऐसे ही दूसरे के माइंड को लेके भी है। हमें सिर्फ अपना नहीं है, हमारा, हम भी लिव इन सोसाइटी, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, उसमें हमें लोगों का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए ताकि सबसे हम लोग अच्छे से अपना व्यवहार हमारा अच्छे से रहे। उसे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए एक बार हम लोग ने जो पिछले हफ्ते डिस्कस किया है उससे थोड़ा सा गो थ्रू हो जाते हैं, थोड़ा सा उसमें हम लोग चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद अभ्यंग से लेकर व्यायाम और उद्वर्तन, इन सबको हम लोग एक बार डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है सुबह उठने का समय। ये आयुर्वेद में जैसे बताया गया है कि सुबह जो उठना है वो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, जिसे कि हम लोग रात्रि का लास्ट का प्रहर कहते हैं। मतलब सूरज उगने से ऑलमोस्ट 48 मिनट्स पहले का टाइम बताया गया है। सूरज सनराइज से पहले, सूरज उगने से 48 मिनट पहले का जो टाइम है वो ब्रह्म मुहूर्त है। उसमें उठने की इम्पोर्टेंस बताई गई है। उसमें इम्पोर्टेंस में माइंड से रिलेटेड है, जिसमें हम कहते हैं कि ये ब्रह्म काल है, जिसमें कि हमें बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है। तो जो नॉलेज लेने वाला हमारा कोई भी ऐसा कार्य है, हमें कुछ पढ़ना है, कुछ प्रोजेक्ट पे काम करना है, बच्चों को जैसे बच्चे हैं उनको कुछ पढ़ना है, इवन हमें कुछ एग्जाम्स की तैयारी करनी है, उसके लिए हम कुछ पढ़ रहे हैं, तो उन सब के लिए सुबह का जो समय है सूरज उगने से पहले का सबसे अच्छा बताया गया है, जिसमें कहते हैं कि नॉलेज ग्रहण करने के लिए, ज्ञान के लिए वो समय बहुत अच्छा है। उसमें हम लोग जो पढ़ते हैं हमें बहुत अच्छे से याद रहता है, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो पूरा फ्रेश होता है सुबह के टाइम में। इसके अलावा ये तो हो गया जिन्हें हमें ठीक है ज्ञान के फील्ड में वो काम कर रहे हैं उनके लिए, बट एक्चुअली में ये सबके लिए अच्छा है। उसमें अगर हम लोग इम्पोर्टेंस देखें तो सुबह का समय अगर आप देखें तो उसमें साफ एयर होती है, पॉल्यूशन बहुत कम होता है। या जो लोग सुबह उठ के वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या खुली हवा में जाते हैं, वो लोग इसका इम्पोर्टेंस बहुत अच्छे से जानते होंगे कि एयर बहुत फ्रेश मिलता है हमें, पानी बहुत फ्रेश है। इसका आयुर्वेद में एक्सप्लेन किया गया है, बिकॉज उस समय में जब होता था तो नदियों के पानी का यूज ज़्यादा होता है, तो इसलिए उस समय में नदियों के पानी का बताया गया है कि जल में बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स नहीं होते, उसको पॉल्यूट करने वाली बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती। तो सुबह के समय हमें साफ एयर मिलती है, साफ वायु है, साफ जल है। सुबह की जो प्रकाश है, जो सुबह की लाइट है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो इन चीज़ों को लेके पांच चीज़ें बताई गई हैं कि ये पांचों हमें फ्रेश मिलती हैं। एयर है, लाइट है, वाटर है, हमारा पूरा एनवायरनमेंट है, इवन फ्लोर जो धरती के लिए भी बताया गया है कि बहुत साफ मिलती है। वही बात है कि सुबह में पॉल्यूटेंट्स ज़्यादा नहीं होते। आप देखते हैं लोग गंदगी फैलाना बहुत ज़्यादा नहीं होता सुबह के समय में। तो इन सब को लेके सुबह का समय ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए भी बेस्ट बताया गया है, और जो ज्ञान से रिलेटेड कुछ काम नहीं कर रहे हैं उनके स्वास्थ्य के लिए फ्रेश एयर, फ्रेश वाटर, फ्रेश लाइट, ब्राइट लाइट, वो सब के लिए भी अच्छा बताया गया। दूसरा आता है सुबह उठ के पीने का जल। ये आप सब में शायद बहुत ज़्यादा डाउट भी होगा कि कैसा पानी पीना चाहिए सुबह उठ के, और उसका क्या इम्पोर्टेंस है।
आप देखिए आयुर्वेद के हिसाब से जितने भी हमारे उदर रोग हैं, मतलब पेट से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, उसमें सुबह उठ के खाली पेट जल पीने का प्रावधान है। उसमें बताया गया है कि उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है। जितने भी पेट की रोग हैं उसमें एक एक नटशेल में थोड़ा टेंटेटिव क्वांटिटी भी बताई गई है, मगर मैं यही सजेस्ट करूंगी, मेरे विचार में ये है एक, मतलब इसको हम मैथमेटिकल नहीं जाना, जैसे हम इसमें 640 ml बताया गया है, उसमें हो जाता है 3 एक गिलास, बट सबको उतना सुटेबल नहीं है और सबके लिए उतनी ज़रूरत भी नहीं है। तो एक एक से लेके इट कुड बी लाइक 2 गिलास 3 गिलास ऐसा हो सकता है, पर्सन टू पर्सन। तो आपको जो सुटेबल है उतना जल लेना चाहिए। उसमें जैसे रात का रखा हुआ जो जल है उसको लेने का सजेस्ट किया गया है, और जैसे सर्दी है तो हल्का सा गुनगुना होना चाहिए, गर्मी है तो जो रात का रखा हुआ हमारे किसी कंटेनर में रखा हुआ जल है उसको लेने का सजेस्ट किया गया। उसके बाद है वेग धारण, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट है कि हमें मतलब हमारे मल मूत्र का त्याग, उसके बारे में बताया गया है, जो आयुर्वेद में बहुत इम्पोर्टेंट बताया गया है कि एक तो उसको हमें फोर्सिबली पुश आउट नहीं करना, मतलब अगर आपको अर्ज है मल मूत्र के त्याग करने की का नॉर्मल अर्ज हो रहा है तो जाना चाहिए, अदरवाइज फोर्सिबली पुश नहीं करना। और अगर हमें उसका वेग लग रहा है तो उसको रोकना नहीं चाहिए। इस दो का बहुत इम्पोर्टेंस आयुर्वेद में बताया गया है। उसके बाद दांत दांत साफ करना, ब्रशिंग, इसमें हम लोग इसको हम लोग सब डिटेल में पिछले हफ्ते कर चुके हैं, पर शॉर्ट में बहुत जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं वापस से एक बार डिस्कस कर रही हूँ सबके लिए जो हमारे साथ आज जुड़े हैं, जो पिछली बार हमारे साथ नहीं थे। तो इसमें ब्रशिंग में क्षार रस, मतलब कि जो एस्ट्रिंजेंट है, थिक बिटर है, और कटु जो कि पंजेंट है, तीखा है, इन तीनों से बनी हुई दातुन का प्रावधान बताया गया है। मतलब उसमें अगर आप देखें तो कुछ पर्टिकुलर ट्रीज का भी एडवाइस किया गया। आपने सुना होगा हमारे एंसेस्टर्स जैसे नीम की दातुन करते थे, बबूल है, खदर है, इसकी दातुन करते थे, तो उसका इम्पोर्टेंस आयुर्वेद में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। ये दोषों के हिसाब से हमारी प्रकृति के हिसाब से कैसी दातुन करनी चाहिए। जैसे वात प्रकृति के लोग हैं उनके लिए यष्टि मधु, जिसे हम कहते हैं मुलेठी, उससे दातुन करना बहुत अच्छा बताया गया है। पित्त के जो लोग हैं उनके लिए नीम है, अर्जुन की छाल है या नीम की छाल है। कफ के जो प्रकृति के जो लोग हैं उनके लिए करंज की जो छाल है, स्टेम एक्चुअली जो हम यूज करते हैं, उसको एडवाइस किया गया है। उसके बाद हमें जीवा निर्लेखन है, मतलब टंग स्क्रैपिंग, हमारी जीभ को साफ करना, जिसमें हमें मेटल का टंग स्क्रैपर, जो आजकल आप देखें मार्केट में बहुत अवेलेबल है, उसे यूज कर सकते हैं। प्रेफरेबली मेटल का प्रेफर करना चाहिए, प्लास्टिक का प्रेफर नहीं करना चाहिए। उसके बाद मुंह धोने का प्रावधान बताया गया है कि दांत साफ करने के बाद, एक बार जीभ साफ करने के बाद हमें मुख प्रक्षालन, हमारे फेस को धोना चाहिए। अगेन सर्दी में हल्का सा गुनगुना पानी और गर्मी में टैप वाटर या नॉर्मल टेम्परेचर उसको एडवाइस किया गया। उसके बाद आता है अंजन, दैट इज आंखों में काजल लगाना। इसमें अंजन 2 तरह का है, मैंने पिछली बार डिस्कस किया था। ये सौविरंजन है जो कि आंखों की दृष्टि को बढ़ाने के लिए, आंखों के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए उसको सजेस्ट किया गया। इसमें एक और होता है जिसे रसांजन कहते हैं, वो आइज की डिसऑर्डर्स के लिए होता है, तो वो हमारे दिनचर्या में नहीं आता, क्योंकि वो एक फिजिशियन या आई स्पेशलिस्ट या आंखों के जो आयुर्वेद में आंखों के स्पेशलिस्ट है उनके द्वारा जो सजेस्ट किया गया है उसको फॉलो करना चाहिए। बट सौविरंजन एक तरह का अंजन है जिसे हम लोग काजल कहते हैं नॉर्मली, उसको आंखों में लगाने का प्रावधान बताया गया है। उसके बाद है नस्य, नाक में तेल डालना, जिसे कि हम कहते हैं, जैसे आपने देखा भी होगा घरों में, हमारे घर में हमारे दादी नानी पुराने हमारे एंसेस्टर्स ना,
आँख में सॉरी नाक में थोड़ा सा तेल या घी ये सब लगाते थे, वो आयुर्वेद में हमें एडवाइस किया गया है। इसमें है या तो हम लोग नाक में थोड़ा सा एक उंगली में लेके अपने नॉस्ट्रिल्स के दोनों नॉस्ट्रिल्स के अंदर लगाएं, या फिर एक एक बूंद दोनों नाक में डालें, जिसमें कि अणु तेल है, ये एक मेडिकेटेड तेल है जो बताया गया है कि सब बीमारियों के लिए, सब तरह की प्रकृति के लिए, सब लोगों के लिए करना अच्छा है। तो इसे हमें नस नाक में तेल डालना है। इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट है, आयुर्वेद में बताया गया कि आप देखिए सिर में जाने के लिए एक ही द्वार है, दैट इज नाक। नासा ही शीर्ष द्वार, दैट इज नाक के थ्रू ही हमारी कुछ कनेक्टिविटी है जो दिमाग से है। तो हम जो नाक में तेल डालते हैं या घी है, वो सीजन टू सीजन सीजनल एडवाइजेबल है, सीजन के हिसाब से। तो उसका हमारे दिमाग में भी बहुत असर होता है, हमारे बालों में है, हमारे ऑब्वियसली ये पार्ट के जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उसमें तो इम्पोर्टेंस है ही, बट हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत बताया गया है। तो इसका इम्पोर्टेंस आयुर्वेद में, इसको हमें डेली लगाने का प्रावधान है। तब आपको नस से नाक में तेल डेली लगाना चाहिए। उसके बाद है गंडूश। मुंह में पूरी कैपेसिटी तक हमें तेल या फिर कोई या प्लेन वाटर और कोई डिकॉक्शन, दैट इज काढ़ा, किसी जड़ी बूटियों से बना काढ़ा जिसमें कॉमनली तेल, जैसे तिल तेल है उसका, या कोकोनट ऑयल है, नारियल का तेल है, उसको भरने का इम्पोर्टेंस बताया गया है, जो कि हमारे मुंह की हेल्थ के लिए, हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स के लिए, हमारी गम्स हैं, लिप्स हैं, हमारी टेस्ट बड्स हैं, उन सब की को हेल्दी रखने के लिए एडवाइजेबल है। ये सब चीज़ें वो है, हम वो डिस्कस कर रहे हैं जो आयुर्वेद में हमें डेली करना चाहिए, डेली करने का सजेशन। उसके बाद है धूमपान, मतलब हमें स्मोक, मेडिकेटेड स्मोक को लेना, जो कि कफ और वात की डिसऑर्डर्स में, वात की बीमारियों में ज़्यादा बताया गया। उसके बाद तांबुल सेवन, मतलब हमें थोड़ा सा पान के पत्तों को चबाना, जिसका कि हमारे मुंह की से हम कह सकते हैं एक तरह से माउथ फ्रेशनर भी है। हमारी टीथ हैं, गम्स है, उनको तो स्ट्रॉन्ग करता ही है, मतलब कुछ चबाना, हमारी जो चबाने की प्रक्रिया है ना, उसके लिए तो इसका प्रावधान है। इसके बाद है मसाज, इसे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तांबुल सेवन का हमने पिछली बार एक बार डिटेल में लिया था। अभ्यंग, जिसे मसाज, जिसे हम लोग संस्कृत में या हिंदी हमारी कॉमन लैंग्वेज में अभ्यंग कहते हैं, मतलब कि बॉडी में तेल लगा ना। अभ्यंग और बॉडी मसाज बहुत इसके डिफरेंट होते हैं। आयुर्वेद में आपको प्रेशर मसाज की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे जो अभ्यंग है उसका कहने का मतलब है एप्लीकेशन ऑफ ऑयल, मतलब आपके शरीर में तेल लगाना है। तो उसके लिए आपको किसी से मदद लेने की जरूरत नहीं है। जो डेली आपको अभ्यंग करना है वो है सेल्फ मसाज। ऑयल लिया, थोड़ा सा अपने पूरे शरीर में उसको लगाया, थोड़ा सा मला, दैट्स इट। उस बेसिक बॉडी मसाज की बात यहाँ आयुर्वेद में की गई है, जहाँ हम लोग दिनचर्या की बात करते हैं। तो दिनचर्या में ये नहीं है कि आपको 1 घंटा मसाज करना है या आधा घंटा मसाज करना है, ऐसा कहीं नहीं है। जहाँ हम दिनचर्या की बात करते हैं, दिनचर्या में आपको आपके पूरे शरीर में तेल लगाना चाहिए, इतना तक बात है। अब अगर इसमें ये भी हो सकता है कि तेल ही क्यों लगाना है, देखो आयुर्वेद के हिसाब से और एक मॉडर्न के हिसाब से भी आप देखें तो हमारा जो सेंस ऑफ टच है, तो हम लोग मतलब आपको कोई टच करता है या आप किसी बॉडी पार्ट को टच करते हैं, तो वो एक सेंसरी ऑर्गन जो हमारा है उसमें हमारी वात दोष का डोमिनेंस है ना? तो जिसे आप टच करते हैं आपको सेंसेशन होती है, उसे हम लोग नर्वस सेंसेशन भी कहते हैं। एंड यू नो नर्वस सिस्टम इज ऑल रिलेटेड विद द वात दोषा, और वात के लिए तेल सबसे अच्छा बताया गया है। तो इस दृष्टि से भी, बिकॉज वात इज रिस्पॉन्सिबल दोषा, वात रिस्पॉन्सिबल है हमारे पूरे शरीर के टच के सेंसेशन को लेके, तो हमें
तेल को अप्लाई करना सजेस्ट किया गया है, क्योंकि तेल जो है वात के लिए बेस्ट द्रव्य बताया गया है। वात को के शमन के लिए या वात को कंट्रोल में रखने के लिए तेल सबसे अच्छा है। तो तेल, बॉडी में तेल लगाना, हल्का सा लिया अपने पूरे हाथों पैरों में शरीर में तेल लगा लिया, दैट्स इट। वही अभ्यंग है जो हमें दिनचर्या में सजेस्ट किया गया है। अब इसकी इम्पोर्टेंस बहुत इम्पोर्टेंस है। आप अगर देखें तो हमारे तीनों दोषों में वात दोष जो है हमारी बॉडी में ज़्यादा डोमिनेट करता है, बिकॉज हमारी बॉडी के बहुत सारे जो फंक्शंस हैं वो वात से रिलेटेड है। तो अगर हमने अपनी वात को कंट्रोल में कर लिया, वात को स्पेसिफाई किया हुआ है, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे डिसऑर्डर्स को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो कॉस्मेटिक रिलेटेड थिंग में भी आता है कि आपकी एजिंग, आपकी स्किन की एजिंग, आपकी बॉडी की एजिंग, मतलब आपके बॉडी में जो डिजनरेशन, जो एज के साथ बुढ़ापा आता है, एज के साथ स्किन में झुर्रियाँ आने लगती हैं, एज के साथ स्किन में चेंजेस होने लगते हैं, उस सब को प्रिवेंट करने के लिए अभ्यंग इज द बेस्ट। आपके शरीर में तेल लगाना, डेली लगाइए पॉसिबल है तो, नहीं तो हर एक दिन छोड़ के या हफ्ते में 2 या 3 बार, तो जितना पॉसिबल है हफ्ते में, मिनिमम एटलीस्ट वंस, मैक्सिमम कुड बी एवरी डे। रोज लगा सकते हैं या फिर कम से कम हफ्ते में एक बार तो जरूर करना चाहिए। उससे हम लोग अपनी बॉडी की स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। एजिंग, साइंस ऑफ एजिंग जितना है, मतलब रिंकल्स हैं, डार्कनेस ऑफ स्किन है, ड्राइनेस ऑफ स्किन है, रुक्षता है स्किन की, तो सबको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। एक तो ये, उसके साथ साथ डेली तेल लगाना हमारे शरीर की मसल्स को, जॉइंट्स को भी ताकत देता है, नरिश करता है। तो ये जोड़ों का दर्द है या मांसपेशियों का दर्द है, जो कि हम देखते हैं कि विद साइंस ऑफ एजिंग ना, एज के साथ होने लगता है, तो उसको हम लोग एक सिंपल सी ये टेक्निक, डेली तेल लगाया, उससे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट कर सकते हैं या हम कह सकते हैं डिले कर सकते हैं। सी, एजिंग इज अ लाइफ लाइफ इवेंट, उसको हम लोग डिले कर सकते हैं, नहीं, कम से कम हो, और बहुत एज के साथ जाके एजिंग के साइंस दिखने लगे, that's something which we say is a health। आयुर्वेद में उसी को हेल्थ बताया गया कि आपको कोई दर्द नहीं होता जोड़ों में, एक एज में जाके 60 प्लस या 70 प्लस ईयर्स में कोई मांसपेशियों में दर्द नहीं है, जोड़ों में दर्द नहीं है, आपकी स्किन बहुत अच्छी है, आपको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर्स नहीं होते। तो इस सब को प्रिवेंट करने के लिए अभ्यंग की महत्वता आयुर्वेद में बहुत बहुत इम्पोर्टेंस से बताया गया है। इसमें थ्री पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर के 3 पार्ट्स को बहुत इंपॉर्टेंस बताई गई है, जिसमें कि है हेड मसाज, मतलब शरीर में तेल लगाना, सॉरी सर में तेल लगाना, ईयर्स, दैट इज हमारे कानों में तेल डालना या कानों में तेल लगाना, और फीट, पैरों में तेल लगाना। अब ये हर एक का अपना एक एक इम्पोर्टेंस है। हेड मसाज जिसे है हम उसको भी डेली कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हफ्ते में 2 या 3 बार जितना कर सके, मतलब हमारे सिर को तेल की ज़रूरत है। उसमें हमारे हेयर्स का हेल्थ, हमारी विजन, मतलब हमारी आँखों की रोशनी, हमारे बालों का सफ़ेद होना, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स, मतलब नाक, कान, ईयर्स ना, सबकी हेल्थ के लिए ये बताया गया है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि नींद के लिए, वो भी हेड मसाज अगर आप रेगुलरली करते हैं तो आपको स्लीप डिसऑर्डर्स नहीं होंगे, आपके बाल जल्दी से सफ़ेद नहीं होंगे, जल्दी से बाल झड़ने नहीं लगेंगे ना, जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है ना। इस और हमारे सिर को लेकर जितने डिसऑर्डर्स है, जैसे कि सर दर्द है, माइग्रेन है, इस सब को प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम लोग सिंपल अपने रूटीन में हेड मसाज को इंक्लूड करते हैं। फिर उसके बाद है ईयर्स। ऐसा लगता है कि कानों में तेल डालना, इज इट सेफ? आजकल आप सोचते हैं इट इज़ कम्प्लीटली सेफ अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। हाँ, कुछ जब आपको ईयर से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर है, कोई ईयर से रिलेटेड कोई बीमारी हो रही है,
तब आप डॉक्टर से पूछ के ही डालें, ताकि आपको पता हो, ताकि आपके डॉक्टर को पता है, आयुर्वेद की कोई भी डॉक्टर है उनसे पूछ के कि इस कंडीशन में यूज़ करना है कि नहीं। बट आज हम लोग जो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, हम किसी बीमारी को डिस्कस नहीं करते, हम एक हेल्दी कंडीशन में हमें कैसे हेल्थ को मेंटेन करना है उसकी बात कर रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कान में तेल रेगुलरली डाल सकते हैं। उसके लिए कानों का, उसकी इम्पोर्टेंस जो है कि हमारे नेक पेन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत फिर लगता है कि कान में तेल डालना गर्दन में कैसे इफेक्ट आता है, बट इट रियली इफेक्ट्स। तो आपकी, क्योंकि ये सब ये पार्ट जो हमारा बॉडी का है, ये पूरा कनेक्टेड है। तो गर्दन में दर्द है, सर में दर्द है, हमारे ईयर्स की कुछ प्रॉब्लम्स हैं ना, उसके अलावा ईयर्स की स्ट्रेंथ, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत तेज हवा है या बहुत तेज साउंड है, बहुत जोर की आवाज है, उसको टॉलरेट नहीं कर पाते, या तो सर दर्द होने लगेगा या कुछ डिस्कम्फर्ट होता है। तो उस सब की टॉलरेंस बढ़ाने के लिए भी कान में तेल डालने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताया गया। उसके बाद है फुट मसाज, पैरों को मसाज करना, जो नींद के लिए बहुत अच्छी है। ऑब्वियसली पैरों का दर्द है, रिलैक्सेशन है, पैरों की रुक्षता है, ड्राइनेस है, देन जो पैरों की स्किन फट जाती है, एड़ियाँ फट जाती हैं, इन सब के लिए भी बहुत अच्छा इसमें बताया गया है। तो साउंड स्लीप, नींद, अच्छी नींद के लिए पैरों का मसाज बहुत बहुत इम्पोर्टेंस बताया गया। तो अब किसे अभ्यंग करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो है ओल्ड एज। ओल्ड एज एक ऐसा टाइम है जिसमें कि वात का इम्पोर्टेंस है, वात का एग्रावेशन बताया गया है। तो वात को हमें पैसिफाई करके, वात को हमें कंट्रोल में करके रखना है। तो ओल्ड एज के लोगों को तो मसाज जरूर करना चाहिए, अभ्यंग हमेशा करना चाहिए। बट यहाँ ऐसा नहीं है। आजकल हम लोग देखें कि बिकॉज ऑफ आजकल का फास्ट डाइट, हमारा लाइफस्टाइल इतना फास्ट है कि साइंस ऑफ एजिंग हमें जल्दी दिखने लगते हैं। 40 साल की उम्र में या 45 साल की उम्र में लोग थकने लगते हैं, लोगों को एजिंग के साइंस दिखने लगते हैं, जो कि हम अगर किसी हेल्दी 70 ईयर्स के हेल्दी लोग से कंपेयर करें तो उनमें नहीं दिखते। सो इसलिए हम लोग सिर्फ ओल्ड एज नहीं कहेंगे, जिन लोगों को साइंस ऑफ एजिंग या जिनका फास्ट लाइफस्टाइल है, उनको जरूर ये डेली करना चाहिए। सो दे आर कम्प्लीटली फिट फॉर डूइंग मसाज एवरी डे। जिनको एक्सर्शन बहुत रहती है, फिजिकल एक्सर्शन बहुत है, मेंटल एक्सर्शन भी इसमें आ जाती है, बट फिजिकल एक्सर्शन स्पेसिफिकली, और एग्रावेशन ऑफ वात से रिलेटेड आपको साइंस दिखते हैं, बहुत रुक्षता दिखती है, टायर्डनेस दिखती है, थक जाते हैं बहुत जल्दी, स्किन रुखी हो रही है, स्किन में रिंकल्स हो रहे हैं, ये सब बात से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, तो उसमें अभ्यंग जरूर करना चाहिए। अब किन्हें नहीं करना चाहिए, कफ प्रकृति के जो लोग हैं उन्हें बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं रहती, तो उनके लिए हफ्ते में एक बार थोड़ा सा तेल लगा के मालिश करते हैं तो काफ़ी। वात और पित्त के लोगों के लिए उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं वो ज़रूरी है। उसके बाद आता है प्योरिफिकेशन, मतलब जिसने कोई पंचकर्मा का ट्रीटमेंट लिया है, उन्हें अभ्यंग नहीं करना चाहिए। और अगर किसी को इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है तो उसमें भी अभ्यंग नहीं करना चाहिए उस शॉर्ट ड्यूरेशन तक के लिए, जब तक आपके पेट की समस्या ठीक नहीं होती। उसके बाद आता है व्यायाम, एक्सरसाइज। नाउ इसका इम्पोर्टेंस आयुर्वेद में बहुत बताया गया और हम सब जानते भी हैं व्यायाम हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और आजकल के टाइम में जहाँ हम लोग लाइक एक ऐसे टाइम में है कि जहाँ हम बाहर जाना हमारे लिए बहुत सेफ नहीं लगता है, हम लोग क्या एक तरह से लाइफस्टाइल जो है थोड़ा सा बदल गया है, उसमें व्यायाम का बहुत इम्पोर्टेंस है। एक्चुअली में उससे पहले भी था, बट अभी उसका इतना इम्पोर्टेंस बताया गया है क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप व्यायाम करते हैं कुछ उस जिससे कि आपके हैप्पी हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं, तो आपके मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए, दोनों के लिए व्यायाम करना इम्पोर्टेंट बताया गया है। इसमें आपको जरूरी नहीं है कि 1 घंटा भागना है, 1 घंटा दौड़ना है, या इतना
पसीना आना चाहिए, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। आयुर्वेद में आपको प्रकृति के हिसाब से आपका व्यायाम पता होना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग होना चाहिए, इतना कि आपकी बॉडी में पसीना आए। उसमें प्रकृति के हिसाब से बताया गया, जैसे कफ प्रकृति के लोगों को व्यायाम ज़्यादा करना चाहिए और ऐसा करना चाहिए जिसमें कि थोड़ा सा फैट बर्न हो, पसीना आए, थोड़ा सा तेजी वाला जो होता है ना वो सब करना चाहिए। जॉगिंग है, रनिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है। वात प्रकृति के लोगों को ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। उनको उनकी बॉडी का ऑलरेडी बहुत फास्ट मेटाबॉलिज्म रहता है, तो उनको जो हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं, जैसे आधे घंटे के लिए कुछ वॉक कर लिया या कुछ एक्सरसाइज कर लिया, स्ट्रेचिंग कर ली या थोड़ा योग प्राणायाम ऐसा कुछ किया, ये सब उन्हें जरूरत ज़्यादा रहती है। तो व्यायाम का मतलब ये नहीं है कि भागी दौड़ी इधर से भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और एक्सेस में कर रहे हैं, वो सब वो व्यायाम वैसा नहीं है। वो सब प्रकृति के हिसाब से अलग अलग तरह का होना चाहिए। अब इसके बेनिफिट्स हम सब जानते हैं, फैट को बर्न करना है, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है उसको बढ़ाना है, आपकी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना है, आपकी बॉडी में आप कभी जो लोग व्यायाम नहीं करते उनके लिए स्पेशल है, कभी हफ्ता एक बार बिना किसी एक्सपेक्टेशन के एक बार एक्सरसाइज करके देखो, यू विल स्टार्ट फीलिंग लाइक, आपको पता लगेगा, पता लगेगा कि आपके शरीर में कितना डिफरेंस आना शुरू होगा और आपकी शरीर की जो क्षमता है काम करने की वो भी व्यायाम करने से बढ़ती है। तो व्यायाम का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस आयुर्वेद में एक्सप्लेन है। ना किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो जो लोग स्ट्रॉन्ग हैं और फैटी फूड में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, आइडियली तो सबको करना चाहिए, बट लेवल ऑफ आपका एक्सरसाइज जो है वो डिफर करता है ऋतु के हिसाब से, आपकी प्रकृति के हिसाब से। तो जैसे इसमें बताया, देखिए आप अगर देखें तो बताया गया है कि एक समर्स में, सॉरी कोल्ड और स्प्रिंग, दैट इज ठंड में, और जो हमारा ये स्प्रिंग का सीजन है, बसंत ऋतु है, सर्दी के बाद का, उसमें हमें हमारी हाफ स्ट्रेंथ, मगर अगर आप 5 किलोमीटर भाग सकते हैं तो उतना नहीं करना है आपको, अब 2 किलोमीटर भागिए काफ़ी है। हाँ, उतना ही, जब हम लोग डेली व्यायाम की बात करते हैं तो उतना ही जरूरी है, मतलब आपकी हाफ ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्सन्स बॉडी। तो वात के लोगों का स्ट्रेंथ अलग है, कफ के लोगों का स्ट्रेंथ अलग है, पित्त के लोगों का स्ट्रेंथ अलग है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि आपकी शरीर की आधी क्षमता तक इस सीजन में, सर्दी के सीजन में, मगर बाकी सब सीजन में आपको उतना भी नहीं करना है, आपको उससे भी हल्का व्यायाम करना चाहिए। कुछ लोगों को होता है कि व्यायाम करने लगे तो 1 महीना तो बहुत अच्छे से खींचातानी करके ये सब करेंगे, वो सब नहीं करना। हमें इसमें रेगुलरिटी इज इम्पोर्टेंट देन योर क्वांटिटी ऑफ योर एक्सरसाइज। इसमें है किन लोगों को नहीं करना चाहिए, जैसे जो लोगों को वात या पित्त से रिलेटेड कुछ बीमारियां हैं, वो भी आप अपने आयुर्वेद के डॉक्टर से पूछिए, वो आपको बताएंगे कि कौन सा व्यायाम करना आपके लिए बेस्ट है। बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, जैसे चिल्ड्रन हैं, इसमें हम लोग एक्सट्रीम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, बट थोड़ा बहुत जो एक्सरसाइज है, बिकॉज वो बच्चे वैसे ही फिजिकली बहुत एक्टिव रहते हैं, थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग वो सब उनको जरूर करना चाहिए। एज बहुत बूढ़े लोग हैं, उनको बहुत स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए वॉक इज जस्ट बेस्ट। ऐसे ही जिनको इनडाइजेशन है, पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो भी व्यायाम नहीं, खींचातानी वाला हमारा जो एक्सरसाइज है वो नहीं करना। अब आयुर्वेद में ये बताया गया है कि जो लोग अनफिट बताए गए हैं, क्या उनको बिल्कुल व्यायाम नहीं करना? ऐसा नहीं है, उनके लिए वॉकिंग सजेस्ट किया गया है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम है या आपको यू आर नॉट फिट फॉर एक्सरसाइजिंग, तो आपको वॉक करना चाहिए, आप जाके टहल के आइए ना। पर ये इतना हम लोग जरूर हमें अपनी रूटीन में रखना चाहिए। उसके बाद आता है पाउडर मसाज। अब पाउडर मसाज है उद्वर्तन, जो कि बहुत डिपेंड करता है कि हम कैसी एरिया में रहते हैं, हमारा जियोग्राफिकल एरिया कैसा है। जैसे जो बहुत हमारा, जैसे ये राजस्थान है जहाँ बहुत रूखापन रहता है, वहाँ पे आपको उद्वर्तन या बॉडी स्क्रब इसकी डेली ज़रूरत नहीं पड़ती, वंस इन 15 डेज और वंस इन मंथ आप कर सकते हैं।
जहाँ तक कि बात ऑफ पित्त प्रकृति की बात आती है। कफ प्रकृति के लोग इसको ज़्यादा फ्रिक्वेंटली कर सकते हैं, रोज कर सकते हैं, या जो लोग कफ प्रधान क्षेत्र में रहते हैं, जैसे कि ह्यूमिड एरियाज में रहते हैं, वहाँ पे उद्वर्तन या पाउडर मसाज मोर फ्रिक्वेंटली रेगुलरली करने का प्रावधान बताया गया है, तो कर सकते हैं। वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा बताया गया। कफ को पैसिफाई करने के लिए उद्वर्तन बेस्ट है, जैसे कि बात के लिए अभ्यंग बेस्ट बताया गया था, और कफ के लिए बहुत रेगुलरली बताया गया था कि नहीं करना चाहिए। अब ये उल्टा है, कफ के लोगों के लिए उद्वर्तन करना ज़्यादा अच्छा है और वात के लोगों के लिए ये कम होना चाहिए। इसका अगेन कॉस्मेटिक इफेक्ट भी है, स्किन स्क्रबिंग है, हमारी स्किन की स्मूथनेस है, स्किन की कॉम्प्लेक्शन है, स्किन का ये जो टेक्सचर है बहुत अच्छा हो जाता है। बट अगेन हमें ध्यान रखें कि हमारी स्किन टाइप कैसा है, हम कैसे जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, उस सब का ध्यान रख के हमें उद्वर्तन करना चाहिए। उसके बाद आता है स्नान, बात। अब इसमें वी ऑल नो बात का इम्पोर्टेंस हम सबको अच्छे से पता है, बट आयुर्वेद में इसको लेके बहुत इंपॉर्टेंट जो बात बताई गई है वो है कि पानी, ऐसा पानी आपको यूज करना चाहिए नहाने के लिए। ठीक है, गर्मी में टैप वाटर, ठंडा पानी, सर्दी में वार्म वाटर। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी जो हेड लाइक शोल्डर से अबव पार्ट है, इतना पार्ट है, इसमें हमें गर्म पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। सर्दी है तो बहुत हल्का सा गुनगुना पानी यूज कर सकते हैं, गर्मी है तो ठंडा पानी ही यूज करना चाहिए। और शोल्डर से नीचे की पूरी बॉडी में हमें वार्म वाटर का यूज करना चाहिए, गर्म पानी का यूज करना चाहिए। अगेन सीजनल वेरिएशंस डू हैपन, गर्मी में ठंडा ही होना चाहिए, सर्दी में वार्म होना चाहिए। बट किसी भी टाइम में हमें इस पार्ट के लिए, हमारे फेस और शोल्डर से अबव पार्ट के लिए हमें गर्म पानी यूज नहीं करना चाहिए। इससे गर्म पानी ऊपर अगर हम लोग डालते हैं तो एक तो हमारे विजन में इफेक्ट होता है, बालों की स्ट्रेंथ में इफेक्ट आता है ना, हमारी आंखों की जो रोशनी है उसमें इफेक्ट डालता है, हमारे बालों में, हमारी जो स्कैल्प है ना, हमारे जो सर की त्वचा है उसमें इफेक्ट डालता है। तो हमें गर्म पानी का उपयोग सिर में नहीं करना चाहिए। और शरीर में इसके करने से बहुत अच्छा रहता है, जितने भी कफ और वात से रिलेटेड अगर डिसऑर्डर्स है तो उसमें गर्म पानी शरीर में डालने से बहुत लाभ मिलता है। तो नहाने का इम्पोर्टेंस हम सब लोग जानते हैं, तो जो स्पेसिफिकली इम्पोर्टेंट पार्ट है मैंने वो डिस्कस किया कि आयुर्वेद में क्या हमें बताया गया है, कैसा जल हमें लेना चाहिए नहाने के लिए। ऐसे ही जो शीतल जल है अगर हम लोग यहाँ डालते हैं तो हमारे पित्त से रिलेटेड डिसऑर्डर जितने हैं या रक्त से रिलेटेड जितने डिसऑर्डर्स है उसमें बहुत लाभ हमें मिलता है। उसके बाद आता है सद्वृत्त, मतलब हमारा आचरण। अब इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बताया गया है हमारे खाने को लेके, हमारी अर्जेस को लेके, मतलब हमारे जो नेचुरल अर्ज हैं, हमारे एक्टिविटीज को लेके ना। अब इसमें हमने खाने को लेके और अर्जेस को लेके हमने पहले थोड़ा डिस्कस किया कि हमें अगर इनडाइजेशन है तो हमें खाना नहीं खाना चाहिए, जो खाना हमारी प्रकृति के हिसाब से, मौसम के हिसाब से सुटेबल है वही खाना खाना चाहिए, लिमिटेड क्वांटिटी में लेना चाहिए। ये सब सद्वृत्त में आता है जहाँ हम लोग खाने की बात करें। ऐसे अर्जेस में हमने जैसे डिस्कस किया कि पॉसिबली हमें पुश नहीं करना और अगर अर्ज है तो रोकना नहीं। तीसरा आता है एक्टिविटीज। इसका इम्पोर्टेंस है कि हमारी शरीर में जो पूरा हैप्पीनेस है, हमारे कैसे एक तरह से हमें बेस्ट फॉर आवर लाइफ, इवन मोक्ष के लिए ना, आयुर्वेद में इसमें बहुत इंपॉर्टेंस बताया गया है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। इसमें हमें सिंस बताए गए हैं, मतलब हमारे पाप कर्म जिसे हम कहते हैं कि क्या हमें अवॉइड करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए ना, मन में आने वाले हमारे बुरे विचार हैं, जेलसी है, लोगों के बारे में गलत बोलना है ना, किसी पे शक करना है, किसी को गलत बोलना है, गलत किसी के बारे में गलत करना है, गलत वर्डिंग यूज करना है, किसी से बात करते हुए अननेसेसरी बोलना है, ये सब बातें आयुर्वेद में हमें
सदवृत्त के अंदर, मतलब हमारी दिनचर्या में जब हमारा मॉर्निंग का पार्ट हो गया तो इवनिंग आफ्टरनून में जब हम काम कर रहे हैं तो ये सब हमारा हमें अवॉइड करना चाहिए, ये सब हमारी रेगुलर रूटीन में नहीं आना चाहिए। जैसे कि बताया गया है कि हमें नहीं करनी चाहिए, किसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम जानते हैं बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो लोग हमारी हेल्प करते हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, भगवान की है, गाय की है, ब्राह्मण लोग हैं, हमारे घर में आए अतिथि हैं, डॉक्टर्स हैं, या कैसे भी है ना, नॉट जस्ट डॉक्टर्स, इवन नर्सेज, फिजिशियंस, जो भी हमारी हेल्प करते हैं किसी भी तरह से उन्हें हमें हेल्प करना चाहिए। जितने हम लोग देखते हैं इंसेक्ट्स हैं, आंट्स हैं, उनके प्रति हमारा अच्छा व्यवहार होना चाहिए। जो लोग किसी सैड हैं, मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हैं, या खुश नहीं है, या उन्हें कोई तकलीफ है, उनको लेके हमारा कंडक्ट जो है वो अच्छा होना चाहिए। ये सब आयुर्वेद में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ये अगर आप देखें तो ये सब जो है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आप खुद देखिए, अगर आप किसी को अच्छा बोलते हैं, सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है, या आपसे अगर कोई अच्छा बोलता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो मेंटल जो माइंड का पीस है, मेंटल पीस है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल के टाइम में, स्पेशली आजकल के टाइम में। ठीक है, दैट इज इवन व्हेन वर्ल्ड वाज नॉट फाइटिंग अगेंस्ट दिस कोविड, उस टाइम पे भी, बट अदरवाइज इस टाइम पे आप कैसे किसी से बोलते हैं, सामने वाले की क्या इस टाइम पे उसकी कंडीशन है, वो क्यों ऐसा है, क्या है, वो सब आयुर्वेद में दिनचर्या में बताया गया है कि आपका कंडक्ट भी सोसाइटी को लेके आप पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, नेचर को लेके आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उस सबको आपको कैसे फॉलो करना चाहिए इन अ पॉजिटिव वे, वो सब आपकी दिनचर्या में उन्होंने एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा ये हमने देखा कि दूसरों से हमें कैसे बात करनी चाहिए, सब है। लोगों के प्रति हमारा अच्छा आचरण, हमारी स्पीच, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी माइंड, हमारा सेल्फिशनेस जो है, जो त्याग के हमें जो लोगों के प्रति हमारे कार्य करने चाहिए, ये सबका इम्पोर्टेंस बताया गया है। तो फाइनली आयुर्वेद में क्या बताते हैं, ओरल हाइजीन, मुंह को लेके, जैसे टीथ, दांत साफ करना, गंडूश करना, खाना और तांबुल सेवन, ये चार जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही हमारी फिजिकल हेल्थ को, पर्सनल क्लीनिंग को लेके, स्नान है मतलब नहाने का है, ड्रेस है, फुटवियर्स है, हमारी एक्सरसाइज है, हमारा मसाज है, नस्य है, आँख में अंजन लगाना है, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो है। और गुड कंडक्ट, हमारा प्रोफेशन, हमारी स्पीच, दूसरों के प्रति हमारा हेल्पफुल बिहेवियर, और not just for humans but for other living organs or organisms also we should be helpful। तो ये सब एक हमारी दिनचर्या के गुड कंडक्ट पे तीनों में एक्सप्लेन किया गया। तो ये हमारा आयुर्वेद में जो दिनचर्या बताया गया है उस पे हमारा एक ये लेक्चर है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो आपके क्वेश्चंस आर मोस्ट वेलकम, तो आप पूछ सकते हैं। आयुर्वेद सिर्फ हमें अपने बारे में अपने शरीर को अच्छा रखने के साथ साथ हमारे माइंड के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंस बताई गई। आपने देखा कि जैसे हमने अभी डिस्कस किया गुड कंडक्ट, सोसाइटी को लेके हमारा जो कंडक्ट है वो कैसा होना चाहिए, तो वो इम्पोर्टेंट है। आप अगर पूरे दिन में किसी की हेल्प करते हैं, आप अगर देखें तो आपको खुद से अच्छा लगता है, खुद से
अच्छा लगेगा। तो उसी का इम्पोर्टेंस है पूरा। तो करके देखिए, देखा है हम लोग देखते हैं ये चीज़, हम किसी की हेल्प करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कोई हमसे अच्छा बोलता है या हमारी हेल्प करता है तो हमें अच्छा लगता है। तो यही हम लोग देखते हैं कि आयुर्वेद ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग सब जानते हैं, बट एंड इट्स अ ह्यूमन नेचर कि हम लोग अपने डेली के रूटीन में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं जो हमें पता है हम लोग नहीं कर पाते। तो दैट इज़ नॉर्मल। उसके हम लोग थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उसको रिवाइज करते रहे, कोई हमें बताता रहे, याद कराता रहे। तो वही वही हमारा एक आज का करने का प्रयास था कि हम आपको याद कराते रहे कि हाँ, आपको पता है ये सब करना अच्छा है और आप इसको फॉलो करें। इसके अलावा भी आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। और या अंजन अंजन है हमारा काजल है, जो कि जैसे आप देखें कि काजल बनाने की अगर आपको विधि ध्यान में हो, नहीं तो मैं थोड़ा सा बताती हूँ। जैसे तिल्ली का जो तेल है अंजन है, काजल लगाने का जो विधि, जैसे हम कहते हैं कि अपनी ये जो आई लैश है नीचे की उसमें लगाना। जैसे अगर हमें अच्छी क्वालिटी का अंजन काजल मिल जाए तो कुछ आयुर्वेद फार्मेसी भी बनाती हैं ना, उसको लगाने का। नहीं तो घर में भी हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे तिल्ली का तेल लेके आप एक दिए में रखें, उसको उसमें हल्का सा कटोरी ऊपर रखिए, तो वो जो ब्लैक सब्सटेंस इकट्ठा होता है वो काजल है, वो अंजन है। उसे आँख पे यहाँ अपने आईलिड में, नीचे के आईलिड में लगाना। इसको हम लोग डेली भी कर सकते हैं फॉर आईज हु आर मोर प्रोन टू। जैसे आप देखें आजकल के समय में ये स्क्रीन टाइम है जो बहुत बढ़ता जा रहा है कंप्यूटर पे, मोबाइल पे। तो वो सब जो है उसके लिए हमें आईज की अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है, तो अंजन करना बहुत अच्छा है। यस यस राजेंद्र जी, वी कैन यूज आई ड्रॉप्स ना, कुछ आयुर्वेद हम आई ड्रॉप्स भी यूज कर सकते हैं स्पेसिफिकली जो आईज की ड्राइनेस को रिड्यूस करती है। तो बिल्कुल आई ड्रॉप्स भी यूज कर सकते हैं इफ यू डोंट हैव अ एक्सेस, मतलब अंजन बहुत अच्छा काजल नहीं मिलता है या आप को अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग आई ड्रॉप्स भी यूज कर सकते हैं। हमारा करने का पर्पस ये है कि आंखों के लिए कुछ करना जो कि स्पेसिफिकली आंखों की स्ट्रेंथ को बढ़ाए। इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, अगर आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है ना, लाइक कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है सबका, तो उसमें अगर बहुत ज़्यादा, इवन बच्चों के लिए भी ये सब है, तो आंखों को नॉर्मल पानी से स्प्लैश करना। तो आंखों को नॉर्मल पानी से स्प्लैश करना दिन में 3-4 बार, ये भी बहुत अच्छा है। आई ड्रॉप तो यूज करना चाहिए, अंजन भी यूज करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने से हम लोग ये कर सकते हैं कि हर 4-5 घंटे में नॉर्मल टैप वाटर से आंखें एक बार धो लें, सो दैट इट प्रिवेंट्स एक्सेसिव ड्राइनेस ऑफ आवर आईज। नेक्स्ट क्वेरी है, बार बार देखिए डिपेंड करता है कि पहले तो एज क्या है ना, जुकाम खांसी अगर रेगुलर होता रहता है, पर इसके लिए ये इम्यूनिटी रिलेटेड है। मतलब आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। इम्यूनिटी के लिए हमें एक तो अपना खान पान, हमारे शरीर की अग्नि, डाइजेस्टिव फायर, वो अच्छी है कि नहीं एक बार उसको देखें। और अगर वो सब अच्छा है तो खांसी जुकाम को प्रिवेंट करने के लिए, जब आप ठीक हैं बिल्कुल, उस टाइम में नाक में जो तेल लगाने का प्रावधान बताया गया है वो हमें काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकता है। इसमें हम लोग बात करें जो एलर्जी से जुकाम होता रहता है ना, छींकें आती रहती हैं, नाक बहता रहता है, एलर्जी वाला, दिनचर्या की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें नस्य बहुत इम्पोर्टेंट है। वो हमारी इस पार्ट को ना स्ट्रेंथ देता है। तो जब जब जुकाम खांसी नहीं हो रहा उस टाइम पे
डेली नाक में तेल लगाना इसको प्रिवेंट कर सकता है। और बाकी अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप हमें डिटेल में हमारे ईमेल में डिटेल भेज सकते हैं। हम आपको स्पेसिफिक आपके लिए दवाई भी बता सकते हैं या क्या लाइफस्टाइल करना चाहिए वो बता सकते हैं। उसके लिए हमें और डिटेल होना चाहिए। जहाँ तक दिनचर्या का सवाल है उसमें नाक में तेल लगाना खांसी जुकाम को प्रिवेंट कर सकता है। एक तो वो, सेकंड गंडूश, नाक मुंह में जो तेल भरना है वो। दिनचर्या में हम ये दोनों चीज़ें फॉलो कर सकते हैं खांसी जुकाम की बहुत फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट हम स्पेसिफिक कुछ एडवाइस कर सकते हैं। उसके लिए हमें आप पेशेंट का डिटेल, एज कैसा होता है, क्या दिक्कतें होती हैं, वो सब हमारे ईमेल में भेज सकते हैं। तो हम लोग उसके लिए आपको स्पेसिफिक और एडवाइजेस दे सकते हैं। लक्ष्मी जी को हम लोग अपना एक बार ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करा देंगे। लक्ष्मी जी, अगर आप हमें और डिटेल भेज दें अगर जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हैं, तो हम आपको बहुत स्पेसिफिक सजेशन, कौन सी लाइफस्टाइल, कौन सा मेडिसिन, वो सब हम लोग स्पेसिफिक सजेस्ट कर सकते हैं। गायत्री जी, नाक में हम लोग तिल का तेल भी लगा सकते हैं। एक तो हमने बताया कि अगर कोई दिक्कत है तो अणु तेल लगाना सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब अणु तेल ऐसा है, हमें बीमारियों से भी प्रिवेंट करता है अगर कोई बीमारी है तो। और अगर वैसे देखें तो हम लोग नाक में तिल्ली का तेल लगा सकते हैं, नाक में नारियल का तेल भी लगा सकते हैं। जैसे गर्मी है, गर्मी के मौसम में नाक में तिल्ली का तेल लगाना अच्छा है। सर्दी के मौसम में सॉरी गर्मी के मौसम में कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल लगाना अच्छा है। और सर्दी के मौसम में तिल्ली का तेल लगाना अच्छा है। और अगर ऐसा स्पेसिफिकली आपको प्रोवाइडेड नहीं है तो आप अणु तेल आपको कहीं भी मिलता है, मार्केट में भी मिल जाएगा आराम से, तो उसको नाक में थोड़ा सा ड्रॉप लेके डेली लगा सकते हैं। आज की हमारी हम चर्चा हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग का और कोई भी प्रश्न हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो हमारा ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया गया है, आप वहाँ भेज सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पे भी भेज सकते हैं। थैंक यू ऑल। सबको हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, सब अपना ध्यान रखें। और कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी आप कनेक्ट करना चाहें तो हमें फेसबुक पे या हमारे ईमेल एड्रेस में कभी भी मिल सकते हैं। धन्यवाद।